नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री एसएन विद्यालय द्वारा संचालित ई लर्निंग कार्यक्रम में हूँ आपनु फरी पाछू हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। गया लेक्चर में आपणे पाठ 2 न्यायमंत्री जे छे एनो अभ्यास कर्यो हतो। आज आपणे त्रीजो पाठ जे छे क्या निराश हुआ जाए ए पाठनो आपणे अभ्यास करवानो छे। पाठ जे छे एनुं नाम छे क्या निराश हुआ जाए, जेना लेखक छे हजारी प्रसाद द्विवेदी अने तेनो साहित्य प्रकार जे छे ए निबंध छे। સૌથી પહેલાં જે છે આપણે સાહિત્ય પ્રકારની વાત કરીએ તો સાહિત્ય પ્રકાર નિબંધ જે છે એનો મતલબ શું થાય છે? નિબંધ પ્રકારના પાઠ હોય એ સામાન્ય પાઠ કરતાં થોડાક અઘરા હોય છે, કારણ કે નિબંધનો મતલબ થાય છે ની વત્તા બંધન, એટલે કે જેમાં કોઈ બંધન નથી હોતું તેવા પ્રકારને નિબંધ કહેવામાં આવે છે। પાઠના જુદા જુદા પ્રકારો હોય છે, જેમ કે જે છે એ નિબંધ પ્રકારના પાઠ હોય, કહાની પ્રકારના પાઠ હોય, તે સિવાય જે છે એ જે છે લઘુકથા હોય, પ્રસંગ કથા હોય કે વર્ણન હોય। પરંતુ અહીંયા જે છે પાઠનું સાહિત્ય પ્રકાર નિબંધ છે। નિબંધનો મતલબ થાય છે ની વત્તા બંધ, યાની કે એટલે કે જે છે નિબંધનો મતલબ એવો થાય છે કે જેમાં કોઈ પણ પ્રકારનું બંધન ના હોય તેને નિબંધ કહેવામાં આવે છે। આપણે નિબંધ લખીએ છીએ, આપણને ખબર છે કે આપણે ક્યાંથી નિબંધની શરૂઆત કરીએ અને ક્યાં પૂરો થાય કંઈ નક્કી જ ન હોય, એટલે કે જેમાં કોઈ બંધન ના હોય એને નિબંધ કહેવાય। એટલે અહીંયા લેખક પણ જ્યારે નિબંધ પ્રકારના પાઠ લખતા હોય ત્યારે તેમના જે વિચારો જે છે એ રજૂ કરતા હોય, એમના મનમાં જે કંઈ વિચાર આવતા હોય એ વિચાર જે છે એ અભિવ્યક્ત કરે છે। એમના વિચારને આપણે સમજવાનો પ્રયાસ કરવાનો હોય છે। એટલે નિબંધ પ્રકારના પાઠ જે છે એ થોડાક અઘરા હોય છે, કે જેમાં આપણે લેખકના વિચાર જે છે એને સમજવાનો પ્રયાસ કરવાનો હોય છે। તો સૌથી પહેલાં જે છે આપણે લેખકનો પરિચય મેળવી લઈએ। क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए पाठना लेखकનું नाम छे श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका परिचय देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले यानी कि उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छापरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में 1940 से लेकर 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले यानी कि उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के दुबे का छापरा नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने ज्योतिषाचार्य की जो है परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ज्योतिष शास्त्र भी वे जानते थे। उसके बाद उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में उन्होंने हिंदी भवन में काम किया। उसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ यानी कि पंजाब में उन्होंने हिंदी विभाग के प्रोफेसर के रूप में कई वर्षों तक अपना योगदान दिया। उनकी कृतियों में हम देखते हैं तो उनकी कृति में हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह है। इसके अलावा बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्रवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव तथा विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ भी लिखे। ज़्यादातर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कई सारे निबंध संग्रह लिखे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका निबंध संग्रह है अशोक के फूल, कुटज, पुष्पलता। ये जो उनके निबंध संग्रह है वह अति आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। अशोक के फूल जिसमें उन्होंने निबंध संग्रह में कई तरह के निबंध उन्होंने लिखे हैं और जो सबसे जाने माने हैं। इसके अलावा उन्होंने जो है
उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं और उन्होंने आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं, यानी कि साहित्य ग्रंथ भी लिखे हैं। उसमें आदिकाल जो है वह सबसे महत्वपूर्ण था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह निबंधकार और उपन्यासकार के रूप में हमारे सामने जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कई तरह के निबंध लिखे हैं और यहाँ भी हमारा पाठ का जो प्रकार है वह निबंध है। और सबसे पहले हम जो पाठ का शीर्षक है वह हम समझ लेते हैं। क्या निराश हुआ जाए, ऐसा निबंध उन्होंने क्यों लिखा? यहाँ पर प्रश्नार्थ है, क्या निराश हुआ जाए, और शीर्षक भी इस प्रकार लिखा है। तो हम सबसे पहले शीर्षक को देख लेते हैं कि ऐसा शीर्षक हमें क्यों दिया गया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है बहुत ही संवेदनशील लेखक थे। उन्होंने देखा भारत देश का आजकल का माहौल कैसा है, कैसा वातावरण छाया हुआ है। तो चारों ओर जो है चोरी, डकैती, ठगी, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि के समाचार उन्होंने देखे। सुबह उठते ही वे समाचार देखते हैं तो उनका मन जो है वह उदास हो जाता है, मन बैठ जाता है। उससे उन्हें लगता है कि पहले जैसा भारत देश अब नहीं रहा है। चारों ओर जो है चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार ऐसे समाचार भरे हुए रहते हैं। ऐसा जब वे समाचार पत्र में पढ़ते हैं तो उनका मन जो है वह बैठ जाता है, वे उदास हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भारत देश जो पहले वाला भारत देश था, जो हमारे ऋषि मुनियों का भारत देश था, जो महापुरुष का जो भारत देश था, उसमें अब कई तरह के बदलाव आ गए हैं। उन्हें लगता है कि आज ईमानदारी जैसे कोई गुण नहीं रह पाए। लोग में ईमानदारी जो है वह कम होती जाती है और आज झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार ऐसे गुण से मनुष्य जो है वह जो है इतने बुरे काम करने लगता है कि जैसे देश का वातावरण जो है इतना बुरा हो गया है कि ऐसा लेखक जो है मानते हैं कि मेरा मन उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन फिर वे कुछ ऐसे अनुभव उनके जीवन में होते हैं कि कुछ लोग जो हैं आज भी ईमानदारी से जीते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और उनके जीवन में ऐसे कई बनाव बनते हैं जो ईमानदारी के उदाहरण जो है पूरे पाड़ते हैं। तो ऐसा देखते हैं कई लोग जो हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। लेखक का 2-3 अनुभव जो है उन्होंने अभिव्यक्त किया है कि उन्होंने एक बार जो है रेलवे की मुसाफरी की थी। उसमें उन्होंने जो 100 रुपये का नोट दिया था और पैसा लेना भूल गए थे। तो जो टिकट मास्टर था वह लेखक को ढूंढते हुए उसको पैसे देने ट्रेन के अंदर जाते हैं। तो ऐसा अनुभव हजारी प्रसाद द्विवेदी को होता है। चाहे भले देश का वातावरण खराब हो, लेकिन कुछ ईमानदार लोग अब भी है जो उन्हें अच्छी तरह से समझते हैं। तो लेखक के कुछ अनुभव यहाँ अभिव्यक्त हुए हैं। इसलिए लेखक कहते हैं मेरे मन को निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं जितना सोचता हूँ उतना हमारा देश बुरा नहीं है। आज भी कई लोग जो है सच्चाई और ईमानदारी को अपना धर्म मानते हैं और सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं। आज कुछ वातावरण भले ही बन गया हो, लेकिन वह ऊपरी तौर पर है। मनुष्य के भीतर तो अब भी अच्छे गुण बचे हुए हैं। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, क्या निराश हुआ जाए, यानी कि मुझे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आजकल माहौल बना हुआ है वह ऊपरी तौर पर है, लेकिन भीतर ही भीतर सभी मनुष्य के हृदय में अच्छे गुण तो अवश्य पड़े हुए हैं। आजकल का माहौल जो है उसके कारण जो है प्रभावित जरूर हुए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे सभी बुरे हैं, लेकिन उनके मन में भी सच्चाई, ईमानदारी ऐसे गुण अभी भी विद्यमान हैं। इसलिए लेखक कहते हैं मेरे मन को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी कई लोग अच्छे और उनका अच्छा अनुभव लेखक को हुआ है। तो अब हम पाठ के द्वारा उसको
समझने का प्रयास करेंगे कि क्या निराश हुआ जाए। निबंध संग्रह में लेखक को किस तरह के अनुभव हुए हैं और वे देश के वातावरण को किस प्रकार देखते हैं, तो पाठ के द्वारा हम समझते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उतने ही अधिक दोष उसमें दिखाए जाते हैं। लेखक कहते हैं कि मेरा मन समाचार पत्रों में जब मैं देखता हूँ कि चारों ओर समाचार पत्रों में बुरे ही समाचार देखने को मिलते हैं। ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, ऐसे समाचार वे पढ़ते हैं तो उनका मन बैठ जाता है। मन बैठ जाना यानी उदास होना, उदास हो जाते हैं वे जब समाचार पत्रों में ऐसे समाचार बुरे पढ़ते हैं कि चारों ओर चोरी, डकैती, ठगी, तस्करी, भ्रष्टाचार, ऐसे समाचार वे जब पढ़ते हैं तो उनका मन जो है वह उदास हो जाता है। वे सोचते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई व्यक्ति जो है अच्छा काम करता है तो भी उस पर आरोप लगाए जाते हैं, वह बुरा है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है जैसे लगता है कि इस देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा है और हर एक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हमारे आसपास कोई व्यक्ति जो है अनजान आदमी हमारी गली या मोहल्ले में से गुजरता है, उसका कहीं पॉकेट जो है वो गिर जाता है और वह 2-3 चक्कर जो है हमारे मोहल्ले में लगाते हैं और हमारा ध्यान उस पर जाता है तो हम तुरंत ही सोचने लगते हैं कि यह आदमी जरूर हमारे घर की जानकारी लेने आया है। हम उसको संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। ऐसा वातावरण बन गया है देश में। हम सबको संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं और यदि वह आदमी 2-3 चक्कर लगाएगा तो हमें उस पर संदेह होगा। हम अपने पास पड़ोस के लोग को भी उसकी ओर ध्यान एकत्रित करेंगे और कई बार तो हम उस व्यक्ति को पकड़कर मारेंगे और पीटेंगे भी। हम सबको संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन और हमारी जो सीरियल जो हैं टीवी में कई ऐसे कार्यक्रम दिखाई देते हैं जैसे कि क्राइम पेट्रोल और जो है क्राइम पेट्रोल जो है और ऐसे जो समाचार पत्र होते हैं और ऐसे जो एपिसोड होते हैं सावधान इंडिया, उसमें जो इतनी नेगेटिविटी भरी हुई होती है उससे देखकर हम सबको संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। हमें अच्छे जो है कार्यक्रम देखने चाहिए। ऐसे जो क्राइम पेट्रोल है, सावधान इंडिया जो है, उसमें इतनी बुराइयां दिखाई जाती हैं, इतने जो है कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, उसको सुनकर या पढ़कर या देखकर हमारा मन जो है वह क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। हम सबको संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। हमें किसी पर विश्वास नहीं होता है। कभी हमारा कोई दरवाजा खटखटाता है और कभी पानी को पूछता है, हमें पानी चाहिए, तो हम उसको भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं। कहीं वो सावधान इंडिया वाला तो नहीं होगा ना कि हमारे घर में लूट चलाएगा। तो हम क्या करते हैं, तुरंत ही दरवाजा बंद कर देते हैं, उसे पानी भी नहीं पिलाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबको संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि देश का माहौल ऐसा हो गया है कि चारों ओर ठगी, डकैती, भ्रष्टाचार और तस्करी जैसे इतने बुरे जो है समाचार पत्र भरे रहते हैं कि हमें किसी पर भी विश्वास नहीं होता। हम संदेह की दृष्टि से हर एक व्यक्ति को देखने लगते हैं और जो भी जितने ऊंचे पद पर होता है उसके अंदर उतने ही दुर्गुण होते हैं। हमें ऐसा देश में इतना बुरा माहौल छा गया है कि हमें किसी पर विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए लेखक कहता है कि ऐसे समाचार पत्र को देखकर मेरा मन तो एकदम से उदास हो जाता है। मुझे लगता है कि यह भारत देश है जिसकी कल्पना जो है हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। क्या यही भारत देश है जो आजकल माहौल छा गया है?
चोरी डकैती और भ्रष्टाचार का माहौल छा गया है, क्या यही भारत देश है? तो उनका मन जो है ऐसे समाचार पत्र को देखकर बहुत ही जो है उदास हो जाता है। वे सोचते हैं कि भारत देश का ऐसा वातावरण जो है, ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा है। तो यहाँ लेखक जो है सबसे पहले समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उनके मन में क्या होती है, निराशा पैदा होती है कि आज भारत देश की क्या हालत हो गई है। इसलिए वे जो है कुछ तर्क जो है यहाँ पाठ में बताते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है, जो भी कुछ करेगा उसमें दोष खोजने लगेगी, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते हैं, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ये चिंता का विषय है। लेखक को एक उनसे बड़े एक गुरुजी जैसे व्यक्ति ने बताया था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ काम नहीं करता है ना, वो सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। जो काम करेगा, कुछ नया नया सोचेगा और देश के लिए काम करेगा तो लोग उसमें दोष निकालने लगेंगे, उसकी बुराइयां करने लगेंगे, उसके बारे में उल्टा सीधा कहेंगे, ये व्यक्ति बहुत बुरा है, वह ऐसा काम करता है, वैसा काम करता है। तो लेखक के एक गुरुजी थे, उसने उनको कहा कि आजकल जो है वही व्यक्ति सुखी है जो कोई काम नहीं करता। जो काम करेगा तो उसमें तो लोग दोष निकालेंगे ही निकालेंगे, और दोष किसमें नहीं होते, सभी लोग में थोड़े बहुत गुण भी होते हैं और थोड़े बहुत दोष भी होते हैं। तो दोष निकालना सही बात है, लेकिन उसका बड़ा चढ़ाकर वर्णन नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो हम क्या करते हैं, उसका दोष जो है वो बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को कहेंगे कि ये वह जो है झूठा है, फरेबी है, या फिर हम कहेंगे कि उसमें बहुत बड़े दुर्गुण हैं। हम दोषों को बढ़ा चढ़ाकर बड़ा वर्णन करते हैं। दोष किसमें नहीं होते, इसीलिए तो हर एक आदमी दोषी ज्यादा और गुणी कम दिखने लगता है। यदि आपको कहा जाए कि किसी व्यक्ति के गुण दोष को लिखिए, तो आप क्या करेंगे, उसके जो दुर्गुण हैं या दोष है उसकी लिस्ट ज़्यादा बनाएंगे और उसके गुण जो हैं वो एक दो ही लिखेंगे। तो दोष किस में नहीं होते हैं, सब में कुछ ना कुछ दोष होते हैं। इसीलिए तो हर एक आदमी जो है वह गुणी कम और दोषी ज़्यादा लगता है। जो ऐसा ही देश में ऐसा वातावरण है तो लेखक के बहुत ही चिंता का विषय है। यह उन्होंने बड़ी तर्क से रजू किया है। तर्क उन्होंने लगाया है कि यदि हम लोगों में से केवल दुर्गुण ही देखते रहेंगे, उसकी अच्छाइयाँ भुला देंगे, तो यह बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि हमें उस व्यक्ति के गुणों की जो है बात करनी चाहिए, उसके अवगुणों को भुला देना चाहिए। जो काम करता है तो उसमें लोग जो है दोष ज़्यादा निकालते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो हम क्या करेंगे कि उसके जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम अवगुण देखेंगे कि इसने ऐसा काम किया, मैं होता तो ऐसा काम करूँगा। तो हम क्या करते, काम तो कुछ करते नहीं है, लेकिन दूसरे लोग जो काम करते हैं उसके भी हम दोष निकालते हैं। तो लेखक के जो गुरु थे उन्होंने कहा था कि इस समय वही सुखी है जो कुछ काम नहीं करेगा। जो निठल्ला है, जो कुछ काम नहीं करता है, निकम्मा है, उसमें तो कोई दोष ही नहीं निकालेगा। जो कुछ काम करता है तो लोग उसकी बुराई करने लगेंगे। हमारा देश जो है उसकी एक बहुत बुरी आदत है, काम तो वे खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि दूसरों के दोष जो हैं वो ज़्यादा देखते हैं। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि देश का माहौल जो ऐसा है तो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि हमें अपनी जो है जो विचार जो है उसको जो है सुधारने चाहिए। क्योंकि देश का माहौल बहुत ही आजकल जो है बुरा हो रहा है।
चिंता का विषय बन गया है। हमें अपने जो है अपने जो विचारों में जो है वह सुधार लाना चाहिए, क्योंकि भारत देश जो है एक महान देश है और हमें इस देश की मिट्टी जो है उसके कारण हमें जो है उसके गुण अपनाने चाहिए। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है क्या? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। महामानव समुद्र क्या सूख गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक है वो देखते हैं कि आजकल जो है चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के ऐसा वातावरण छा गया है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। तो वे सोचते हैं कि क्या वही वो भारत देश है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तियों ने जिस भारत की कल्पना की थी वह भारत देश है क्या? तो मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। यह भारत देश नहीं है, क्योंकि आजकल माहौल इतना बुरा हो गया है। हम किस पर विश्वास करें और किस पर न करें, ये हमारे मन में जो है इतनी जो नेगेटिविटी बढ़ गई है कि हम किसी पर विश्वास नहीं करते। ऐसा माहौल देखकर लेखक कहते हैं कि क्या यही वो भारत देश है जिसका स्वप्न जो है वो तिलक और गांधी ने देखा था? गांधी जी ने और लोकमान्य तिलक ने जो देखा था, स्वप्नों का भारत जो देखा था, क्या वही वो भारत देश है? मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तियों ने जिस भारत की कल्पना की थी, क्या वही भारत देश है? हमें प्रश्नार्थ करते हैं। भारत का जो अतीत है यानी कि भूतकाल है वो क्या जो गुफाओं में खो गया है? अंधकार से भरी हुई गह्वर यानी गुफा, अतीत यानी भूतकाल, क्या वो अंधेरे में कहीं खो गया है भारत देश? जो पहले हमारे भारत में महान पुरुषों ने जो स्वप्न देखा था वो भारत कहीं खो गया है? किसी अंधेरी गुफा में कहीं खो गया है? भूतकाल का जो भारत देश था उसका वह कहीं खो गया है? ये भारत देश जो है उससे महामानव समुद्र कहा गया है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि यह प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत देश को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? भारत को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? क्या यही भारत देश है जिसका स्वप्न तिलक और गांधी ने देखा था? यह भारत देश जो है एक महामानव समुद्र है जहाँ पर कई जातियां आकर बसी थी, आर्य, द्रविड़, भारतीय, यूरोपियन, हिंदू, मुस्लिम, और यहाँ सभी प्रजातियों की मिलन भूमि भारत देश से महामानव समुद्र है। क्या वह अब सूख गया है? तो महामानव समुद्र का क्या मतलब है? समुद्र जो है बहुत विशाल होता है और समुद्र में कई नदियों का पानी जो है वो एक साथ समुद्र में आता है। कई नदियों का जल जो है इस समुद्र में आकर समुद्र के जैसा ही बन जाता है। सभी नदियों का जल जो है वह अंत में क्या समुद्र में आता है। तो भारत में भी कई तरह की प्रजा जो है वह आई थी। जिस प्रकार समुद्र में क्या होता है, सभी नदियों का जल जो है वो एकत्रित होता है। जब वो समुद्र में नदियों का पानी मिल जाता है तो हम उससे कह नहीं सकते कि ये गंगा का पानी है, यमुना का पानी है। वह समुद्र में जाकर एक जैसा हो जाता है। समुद्र में कई प्रकार के जीव जंतु, मछली, कई बड़े बड़े जीव जो है उसमें रहते हैं। लेकिन समुद्र में जो है वह एक होकर रहते हैं, कभी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है। ठीक उसी प्रकार भारत देश जो है वह एक महामानव समुद्र जैसा है। महामानव समुद्र यानी कि भारत में कई ऐसी प्रजाति आकर बसी है। जैसे सबसे पहले हमारे देश में आर्य आए थे। भारत एक टापू था, द्वीप था, और सबसे पहले भारत में आर्य आए थे। या आर्य जो है हमारे हिंदू थे, वो बहुत ही संस्कारी थे जो उत्तर में आकर बसे थे। आर्य जो है भारत में सबसे पहली प्रजाति आई थी आर्य।
जो भारत एक द्वीप समूह था उसमें कोई मानव वस्ती नहीं थी, तो सबसे पहले जो बाहर से आकर जो प्रजाति आई वह सबसे पहले आर्य आए। आर्य जो है उत्तर में आकर बसे, उसके बाद द्रविड़ आई, ये भी संस्कारी ब्राह्मण ही थे। हमारी जो संस्कृति है उसको भारतीय संस्कृति सबसे पहले आर्य संस्कृति के नाम से जानी जाती थी। आर्य संस्कृति यानी कि जो आर्य प्रजाति हमारे देश में आई थी सबसे पहले, उन्हीं के हम संतान हैं, हम सब आर्य के ही संतान हैं। और आर्य जो थे वह मूल रूप से हिंदू थे और वे ब्राह्मण थे और वे उत्तर में आकर बसे थे। और उसके बाद दक्षिण में जो है वह द्रविड़ आए थे, द्रविड़ जाति आई थी। उत्तर में आर्य आई थी और दक्षिण में द्रविड़ जाति आकर बसी हुई थी। दोनों जाति जो है हिंदू थी और दोनों ब्राह्मण थे, उत्तर में आर्य और दक्षिण में द्रविड़। तो आर्य और द्रविड़ जो है सबसे पहले हमारे देश में आए थे। फिर हमारे भारत देश की इतनी प्रशंसा सुनी लोगों ने, तो कई प्रजातियां आकर बसी, हिंदू, मुस्लिम, उसके बाद जो है भारतीय और यूरोपियन कई प्रजा हमारे देश में आई। और ईरान और इराक देशों में से कई मुस्लिम जाति आई, अंग्रेज जाति भी आई। और सभी जाति जब भारत देश में आती है तो भारत की भूमि को अपनी भूमि मानती है और वहीं की होकर रह जाती है। कई हमारे देश में अलग अलग देशों में से जो है प्रजाति और जाति आकर बसी थी। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुस्लिम, भारतीय तथा यूरोपियन, वो सभी यहाँ पर आकर भारत की भूमि को अपनी भूमि मान लेते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं। यहाँ मुस्लिम जाति आई थी हमारे देश को लूटने के लिए और हमारे जो भव्य हमारे जो राजमहल थे उसको लूटने के लिए मुस्लिम प्रजा आई थी। लेकिन यहाँ का माहौल देखा, यहाँ की प्रजा को देखा तो वे यहीं बस जाते हैं, वापस अपने प्रदेश में या अपने देश में नहीं जाते, इसी देश को अपना देश मान लेते हैं। तो भारत एक महामानव समुद्र जैसा है जो कभी सूखता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनेक जातियाँ आकर बसी हुई है। इसलिए लेखक कहते हैं कि ये हमारा भारत देश जो है वह महान पंडितों, मनीषियों यानी पंडितों, महान पंडितों के सपनों का भारत देश है। यहाँ पर कई महापुरुषों का जन्म हुआ है और यहाँ जो भी आता है उसी देश का होकर रह जाता है। भारत देश में कई प्रजाति आकर बसी थी, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सभी धर्म के लोग रहते हैं। भारतीय तथा यूरोपियन, आर्य तथा द्रविड़, ये सभी जाति यहाँ आई, अपना प्रदेश या देश छोड़कर आई और यहीं की होकर रह गई। इसलिए भारत देश को क्या कहा जाता है? महामानव समुद्र कहा जाता है। जिस प्रकार समुद्र में कई नदियों का जल मिल जाता है और फिर वह एक जैसा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भारत में कई जाति और प्रजाति आई और यहीं की होकर रह गई है। इसलिए भारत देश को क्या कहा गया है? महामानव समुद्र कहा गया है। तो लेखक कहते हैं क्या यही भारत देश है जिसका स्वप्न तिलक और गांधी ने देखा था? मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तियों ने जिस भारत की कल्पना की थी, क्या यही भारत देश है? तो लेखक कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भारत एक महामानव समुद्र है जहाँ यह अनेक प्रजाति आकर बसी हुई हैं। और मेरा मन कहता है कि भारत जो है वह महान पंडितों के सपनों का भारत देश है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। भारत देश जो है वो इतना महान देश है जहाँ स्वयं भगवान ने जन्म लिया था। इसलिए लेखक कहते हैं कि मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता, महामानव समुद्र सूख नहीं सकता, क्योंकि ये महान पंडितों का देश है। और यहाँ का पानी जो है, यहाँ जो महामानव समुद्र जो कहा गया है वो सूख नहीं सकता। यानी कि आजकल जो माहौल है वो ऊपरी तौर पर है, लेकिन भीतर ही भीतर सभी मनुष्य के हृदय में अच्छे गुण अवश्य पड़े हैं। इसलिए लेखक कहते हैं मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। यह सही है, इन दिनों कुछ माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरी
और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। लेखक कहते आजकल माहौल इतना बन गया है, माहौल ऐसा बन गया है कि ईमानदारी से काम करने वाले निरी यानी कि निर्दोष और भोले भाले लोग जो है वो पीस रहे हैं। गरीब जो लोग हैं ईमानदारी से मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो पीस रहे हैं, यानी कि उसे मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें 2 टंक की रोटी जो है नसीब नहीं होती है। फुटपाथ पर रहते हैं, ईमानदारी से जीते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। और जो झूठ और फरेब का रोजगार चलाते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे लोग जो है फलते फूलते हैं, यानी कि वह समृद्ध होते जा रहे हैं। हमारे देश में आज 2 वर्ग जो है सबसे ज़्यादा अस्तित्व में आ गए हैं, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। अमीर लोग जो है वह दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जो है वह दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? ईमानदारी से जो काम करते हैं उससे 2 टंक की रोटी भी नसीब नहीं होती, और जो भ्रष्टाचार और झूठ और फरेब का सहारा लेकर जो अपना काम करते हैं वो इतने समृद्ध हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में हमें महान मूल्यों के बारे में हमारी जो श्रद्धा जो है वह कम हो गई है। हमारे जो ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों में ईमानदारी से रोटी कमाने की बात कही गई है। चाहे वो गीता ले लो, कुरान ले लो, या फिर हम बाइबल ले लो, सब में यही लिखा है कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, झूठ और फरेब का सहारा नहीं लेना चाहिए। अब हमें इसी महान मूल्यों के बारे में हमारी आस्था जो है, श्रद्धा जो है वो कम होने लगी है। आस्था यानी श्रद्धा। महान मूल्य जो हमारे गीता में कहा गया है, तू अपनी ईमानदारी से कमाई हुई रोटी जो है वही खाना, जो कुरान में भी लिखा गया है, बाइबल में भी लिखा गया है। लेकिन ये महान मूल्यों के बारे में हम सोचते हैं तो हमारी जो धर्म ग्रंथ हैं उस पर भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि ईमानदारी से काम करते हैं उसे 2 टंक की रोटी भी नहीं मिलती है, और जो झूठ और फरेब का सहारा लेकर काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे मन की जो श्रद्धा है धर्म के प्रति वो कम होने लगती है, क्योंकि देश का माहौल ऐसा हो गया है कि ईमानदारी से काम करने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी जो है वह पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार चलाने वाले फल फूल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे महान मूल्यों के बारे में हमारी आस्था जो है वह विचलित होती दिखाई दे रही है। हमें सच्चाई और ईमानदारी जो है उस पर से हमारा विश्वास उठ गया है, क्योंकि जो ईमानदारी से काम करते हैं उससे मूर्ख समझा जा रहा है। जो ईमानदारी से, कुछ लोग ईमानदारी से काम करते हैं उसको मूर्ख माना जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति है ईमानदारी से काम कर रहा है और उसके पास जो है ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं और वो अपना जो है जीवन सादगी से जीता है और ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हें 2 टंक की रोटी भी नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में उससे मूर्ख का पर्याय ईमानदारी को मूर्खता माना जाता है। ऐसी स्थिति में हमारा महान मूल्यों के बारे में जो है वो आस्था हिलने लगी है। तो यहाँ कवि ईमानदारी जो है उसका हम मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग ईमानदार होते हैं, हम उसके बारे में उल्टा सीधा कहते हैं। जो ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें 2 टंक की रोटी भी नहीं मिलती, और जो झूठ और फरेब का काम करते हैं वह फलते फूलते देख रहे हैं। तो हमें उस पर हमारे महान मूल्यों के बारे में आस्था जो है वो हिलती हुई दिखाई दे रही है। ईमानदार लोग आज मूर्ख माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें भारत देश की जो माहौल है उसे देखकर लेखक को बहुत चिंता होती है। परंतु ऊपर से कुछ भी दिखाई दे रहा है तो बहुत कुछ हाल ही मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है।
सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उन्हें ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी यह नियम सुखकर नहीं होते हैं। सामाजिक कायदे कानून भी युग युग से परिस्थिति आदर्शों से टकराते रहते हैं। इससे ऊपरी सत्ता आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। लेखक कहते हैं कि आजकल जो माहौल छाया हुआ है वह ऊपरी तौर पर है, भीतर ही भीतर मनुष्य के अंदर जो है अच्छे गुण विद्यमान है ही। तो कई बार जो है युग परिवर्तन होता है तो जो पुराने रीत रिवाज हैं, पुराने जो कायदे कानून हैं वह बदल जाते हैं। इसके जगह पर नए कायदे कानून आ जाते हैं, और नए कायदे कानून आ जाते हैं तो कुछ लोग उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि युग परिवर्तन जो है वह हर युग में नया नया परिवर्तन आता रहता है, पुराने कायदे जो हैं वो बदलते रहते हैं। तो सभी लोगों के लिए ये सुखकर नहीं होते। कायदे कानून सबके लिए एक जैसे होते हैं, लेकिन सभी लोग उसको जो है स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जब युग परिवर्तन होता है तो कायदे कानून भी बदलते रहते हैं, लेकिन वह कायदे कानून जो है वह सबके लिए एक जैसे नहीं माने जाते हैं। और पहले भी ऐसा हुआ है, जब कायदे कानून बदलते हैं तो हमें उनको ग्रहण करने में बहुत मुश्किल होती है, और मनुष्य के मन में जो है कई सारी त्रुटियां हैं, दोष हैं, वे उनको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जो आजकल माहौल छाया हुआ है वह ऊपरी तौर पर है, भीतर ही भीतर उसके मन में भी अच्छे गुण विद्यमान है। इसलिए लेखक कहते हैं मेरे मन को निराश होने की जरूरत नहीं है। यह जो वातावरण बना हुआ है वह थोड़े दिनों के लिए ही है, क्योंकि मनुष्य के भीतर जो है आज भी अच्छे गुण विद्यमान है। भारतवर्ष ने कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मानकर मान लेना और उसको अपने मन तथा बुद्धि के इशारे पर छोड़ देना बहुत ही निष्कृत आचरण है। भारतवर्ष कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन को बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी की लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारतवर्ष जो है वह उसने कभी भी भौतिक वस्तु के संग्रह को कभी भी महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तु यानी सुख सुविधा की वस्तु, ऐशो आराम की चीज, जैसे कि गाड़ी, बंगला, पैसा, रुपया, ये जो है हमारे जो सुख सुविधा के जो साधन हैं उसे हम भौतिक वस्तु कहते हैं। तो भारतवर्ष ने कभी भौतिक वस्तु के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है, क्योंकि भौतिक वस्तु जो है हमारे लिए गौण थी, लेकिन हमारे ऋषि मुनि जो है वह आश्रम में रहते थे और इन भौतिक चीज वस्तुओं से वे बहुत ही दूर रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तु के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। और हर एक मनुष्य के भीतर जो है कुछ विकार पड़े हुए रहते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये जो है हमारे मन के विकार है। विकार यानी दुर्गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये जो चार जो गुण है, चार जो विकार है, इसको हमें बांध कर रखना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चारों को हम यदि बांध कर रखेंगे तो हम अच्छे गुण विकसित कर सकेंगे। यदि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह उसको बुद्धि और मन के आधार पर उसको चलने देंगे तो हमारे मन में जो है कई सारे दुर्गुण आ जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चार विकार जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही जो है कष्टदायक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जो थे इन चारों जो है हमारे दुश्मन के रूप में माने जाते हैं। इससे काम, क्रोध, लोभ, मोह ये जो विकार है उसको वे कंट्रोल करते थे, उसको संयम से काम लेते थे
और उसे कभी अपने आप पर हावी नहीं होने देते। लेकिन हम क्या करते हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह जो है उसको बुद्धि और मन के आधार पर चलने देते हैं। जैसा मन आए हम करते हैं। हमारा लोभ जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हमारा क्रोध भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम किसके आधार पर छोड़ देते हैं, बुद्धि और मन के आधार पर छोड़ देते हैं। लेकिन हमें संयम से काम लेना चाहिए। इन चार जो हमारे दुश्मन जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ऐसे विकार को हमें कंट्रोल करना चाहिए। फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या किया था कि काम, क्रोध, लोभ पर विजय प्राप्त कर लिया था। और वे इतने संयम से बरतते थे कि काम, क्रोध, लोभ पर उनकी विजय हो गई थी। वे कभी भी उनको अलग अपने आप काम नहीं करने देते थे। तो यहाँ पर लेखक यही कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ जैसे विकार सभी मनुष्यों में होते हैं, उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि भारतवर्ष जो है कभी भी भौतिक वस्तु के संग्रह को ज़्यादा महत्व नहीं देता था। हमारे ऋषि मुनि जो हैं वह कई वर्षों तक भूखे प्यासे रहते थे, आश्रम में रहते थे बिना सुविधाओं के। लेकिन फिर भी लेखक कहते हैं कि आजकल जो है ऐसा हो गया कि हम भूख की उपेक्षा तो कर नहीं सकते। हमें भूख लगती है तो हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। और हम बीमार जो पड़ते हैं, हमारे घर में कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए दवाई भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जब हमारे भूख लगती है अथवा तो हमें दवा की ज़रूरत होती है तो हम काम, क्रोध और लोभ, मोह जैसे गुण को अपना लेते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए। हमें इन चार हमारे विकार जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ऐसे विकार को हमें बांध कर रखना चाहिए ताकि यह हम पर हावी न हो जाए। फिर भी हम दवा की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, बीमार को दवा की उपेक्षा नहीं कर सकते, भूख की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ऐसे जो रास्ते से भटक गए हैं, ऐसे गुमराह व्यक्ति की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। तो लेखक कहते हैं कि ऐसे में मेरा मन निराश जरूर हो जाता है, लेकिन हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यह जो है वातावरण है वह ऊपरी तौर पर है, भीतर ही भीतर मनुष्य के अंदर अच्छे गुण भी छिपे हुए। उस अच्छे गुणों को बाहर लाने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले समाचार पत्र देखते, जैसे सुबह हुई तो समाचार पत्र देखते हैं। समाचार पत्र में क्या होता है कि इतने बुरे समाचार भरे रहते हैं कि अच्छे समाचार जो है किसी कोने में छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, और जो भ्रष्टाचार है, ठगी डकैती है, उसकी बड़ी बड़ी हेडलाइन होती है। उससे पढ़कर हमारा मन जो है वह कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ऐसे में हम जो टीवी और पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें भी नेगेटिविटी। क्राइम पेट्रोल देखते हैं, यहाँ पे सावधान इंडिया देख देखकर हमारा मन भी जो है नेगेटिव हो गया है। हम सबके ऊपर संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छे विचार को ग्रहण करना चाहिए, अच्छे सीरियल को देखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे मन में जो है और ईमानदारी, यदि आपको आपके आसपास कोई ऐसा बनाव बनता है जो बुरा हो, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करते हैं। जैसे कि आपके पड़ोस में किसी व्यक्ति के घर कोई पुलिस आई, तो हम क्या करते हैं कि पुलिस क्यों आई, हम उसकी छानबीन करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसकी बात जो आपको पता लग जाती है तो हम क्या करते हैं, सबको जो है बताते हैं, फोन कर करके बताते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, उसके घर पुलिस आई थी, उसके घर ऐसा हुआ था। तो हम क्या करते हैं, बुरे प्रसंग का इतना ज़्यादा प्रचार करते हैं, सबको फोन कर कर बताते हैं। और उसी व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है, वही व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो उसका हम प्रचार नहीं करते हैं, हम बुराई का ज़्यादा प्रचार करते हैं, अच्छाई का प्रचार नहीं करते हैं। उसी प्रकार ठीक आपकी पाठशाला में कोई एक छात्र है, उसने परीक्षा के दौरान जो है कोई चोरी की, तो हम क्या करते हैं कि सबको बताते हैं कि इस छात्र ने उसका नाम लेकर कहते उसने जो परीक्षा में चोरी की थी। और हम सबको जो है खड़े
रखकर उससे बताते हैं कि यह व्यक्ति जो है उसने जो है चोरी की थी, तो दूसरे दिन सारी पाठशाला के छात्रों को पता चल जाते हैं किस छात्र ने चोरी की। लेकिन उसी छात्र ने कभी अच्छा काम किया, किसी के पैसों से भरा हुआ पॉकेट जो है वह लौटाता है किसी को, तो हम उसका प्रचार नहीं करते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि जितना हम बुराई में रस लेते हैं उतना हमें अच्छाई में भी रस लेना चाहिए और सबको बताना चाहिए। अच्छाई के प्रसंग जो है वह सबको बताना चाहिए। जितना हम बुराई का प्रचार करते हैं उतना अच्छाई का भी प्रचार करना चाहिए। इससे लोगों के मन में ईमानदारी के गुण जो है वह जागृत होंगे। तो यहाँ पर आज हम इतना तक इस पाठ का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर जो शब्दार्थ हैं कुछ देख लेते हैं। तस्करी यानी चोरी, जीविका यानी रोजी, त्रुटि यानी भूल, दोष यानी बुराई, अतीत यानी भूतकाल, गहवर यानी गुफा, मनीषी यानी पंडित, माहौल यानी वातावरण, नीरी यानी निर्दोष। और यहाँ पर जो दो मुहावरे हैं वो मुहावरे हैं मन बैठ जाना यानी उदास होना, फलना फूलना यानी समृद्ध होना। और पाठ के विशेष बिंदु हैं कि माहौल जो है वो कैसा हो गया है, चोरी डकैती तस्करी और भ्रष्टाचार का माहौल हो गया है। इसके कारण लेखक का मन जो है बहुत उदास हो जाता है। वे सोचते हैं कि क्या यही भारत देश है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। और ईमानदारी को जो है वो ईमानदारी का मजाक उड़ाया जाता है। आजकल माहौल ऐसा है कि ईमानदारी का मजाक उड़ाया जाता है। जैसे कोई ईमानदार व्यक्ति है उसको 2 टंक की रोटी भी नहीं मिलती है, मूर्खता, उसे मूर्ख माना जा रहा है। इसलिए लेखक के निश्चित यह चिंता का विषय है कि यदि ईमानदारी का मजाक उड़ाया जाए और उस जो ईमानदारी से काम करने वाले लोग होते हैं उसको मूर्ख माना जाता है, तो निश्चित यह चिंता का विषय है। और लेखक कहते हैं कि भारत देश यही वो भारत देश है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान लोगों का जो भारत देश था, उसकी कल्पना का जो देश था, क्या यह भारत देश है? भारत देश को एक महामानव समुद्र कहा गया है। महामानव समुद्र यानी ऐसा समुद्र कि जहाँ पर कई जाति, जिस प्रकार समुद्र में कई नदियों का जल आकर समुद्र के जल के समान एक जैसा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भारत देश में कई जाति और प्रजाति आकर बसी और यहीं की होकर हो गई। यहाँ के जो गुण थे उन्होंने अपनाए, यहाँ के संस्कारों को उन्होंने ग्रहण किया। आज भी हम देखते हैं भारत देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सभी जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए भारत देश जो है उसे महामानव समुद्र कहा गया है जो कभी सूख नहीं सकता। समुद्र का पानी कभी सूखता नहीं है। उसी प्रकार जो है भारत देश जो है ये महामानव समुद्र है जिसका पानी कभी सूख नहीं सकता। तो यहाँ पर हमने इतना पाठ पढ़ा। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगी और नई पाठ के जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए मैं आपसे रजा चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।